नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। क्या प्रदेश में खनन माफिया हावी है? क्या अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है? तो शाम के डाडा में हुए हादसे के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग और विपक्ष ही नहीं, खुद भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की और सरकार जांच की बात कह भी रही है। लेकिन यमुनानगर में भी अवैध खनन का काला खेल धड़ल्ले से जारी है और खनन माफिया यमुना नदी का सीना चीर रहे हैं और प्रवाह को रोक करके दिन रात रेत निकाल रहे हैं। और इसी से जुड़ी ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में किस तरह से रेत निकाला जा रहा है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये लगातार दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डाडम में जिस तरीके से ये घटना होती है, इस दौरान बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यमुना में भी इसी तरीके से अवैध खेल चलता रहता है। तो डाडम हादसे को लेकर के जिम्मेदार कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही और इतना बड़े इलाके के अंदर अगर अवैध रूप से खनन का काम चल रहा है तो इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है पर्दे के पीछे जो इस सब को चला रहा है? जब सांसद महोदय की तरफ से भी यह कहा जाता है कि इसमें बड़ी मछलियां हैं, तो बड़ी मछली आखिर है कौन? क्या वहां तक पहुंचने की तैयारी भी है? क्योंकि जांच की अब बात भी सामने आ रही है। यमुना में किसकी शह पर अवैध खनन चल रहा है, बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले तो शाम के डाडा में हुए हादसे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 1 जनवरी 2022, समय सुबह 8:30। जगह डाडम तोशाम। डाडम ये वो जगह है जो भिवानी के तोशाम हलके में पड़ती है। खनन के नाम से इस क्षेत्र की पहचान है। खानक और डाडम दोनों ही जगह सालों से खनन का खेल चल रहा है। कहने को तो माइनिंग वैध है, लेकिन मिली बगल से ठेकेदार किस तरह धरती का सीना चीर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। शायद उसी का नतीजा है कि नए साल के दिन ही कई परिवार तबाह हो गए। शनिवार की सुबह पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सुबह की शुरुआत चीख पुकारों के साथ हुई। जिसने भी खबर सुनी डाडम की पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। मंजर देखकर लोग सन्न रह गए। दरअसल सुबह करीब 8:30 बजे खनन के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। सैकड़ों टन वजनी पत्थरों के नीचे से 4 पोकलेन मशीनें, 2 हॉल मशीनें, 2 ट्रैक्टर और 6 ट्रॉले और डंपर दब गए। करीब आधा दर्जन मजदूरों के दबे होने की खबर भी मिली। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। पुलिस प्रशासन की कई टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन बड़े बड़े पत्थर होने के चलते रेस्क्यू में असमर्थ दिखाई दिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाला। घंटों मशक्कत के बाद शनिवार शाम तक 3 लोगों के शव निकाले गए तो 2 मजदूरों को बचाया भी गया। रविवार सुबह भी एक डेड बॉडी निकाली गई। डाडम हादसे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में, ये वो वाहन है जो कि हादसे के वक्त नीचे खड़ा था। नीचे ये वाहन था और इस वाहन की स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भारी जो है वो सिला, वो बोल्डर कितना भारी था। उसको निकाला गया था। हालांकि अभी भी बोल्डर जो है हटाए जाने का काम जारी। लेकिन आप देख पाएंगे वाहन को बुरी तरह से जो पत्थर गिरे थे उन्होंने इसको क्षतिग्रस्त किया था। अब ना ये पता कि वाहन का फ्रंट जो हिस्सा कौन सा है, वाहन का रियर हिस्सा कौन सा। आप देख पाएंगे पूरी तरह से तस्वीरों में इस वाहन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि पूरे हादसे की अगर बात करें, अभी तक 6 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 लोग जिंदा और 4 लोग मृत घोषित किए गए हैं। डाडम हादसे के बाद खनन पर सवाल उठने लगे हैं तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डाडम हादसे के बाद भले ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी हो, भले ही इलीगल माइनिंग के लगातार आरोप लगाए जा रहे हों, लेकिन माइनिंग से जुड़े अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि किसी भी तरह से इलीगल माइनिंग नहीं हो रही थी। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल वो तस्वीरें हम जरूर दिखाना चाहेंगे। 2 तरफ पहाड़ है, आप देख पाएंगे अरावली की श्रेणी में ये पहाड़ जो है आता है। लेकिन फॉरेस्ट जो है डिपार्टमेंट को ये पहाड़ जो है
ये दिए गए थे। इसके अलावा बीच का जो इलाका है ये माइनिंग का इलाका है, जहां पर वैध तरीके से माइनिंग की बात कही जा रही थी। कंपनी से जुड़े चाहे मैनेजर की बात करें या दूसरे जो कंपनी से जुड़े दूसरे अधिकारियों की बात करें, उनका कहना है कि लीगल तरीके से, यानी दोनों तरफ जो जहां जहां जगह मुकर्रर की गई थी 20-20 मीटर को छोड़कर उस जगह को जो है कहीं ना कहीं छोड़ करके वहां पर माइनिंग की जा रही थी। साथ ही साथ अब जो कंपनी के अधिकारी हैं उनका दावा भी है, उन्होंने कहा है कि जो मृतक हैं उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से, हालांकि अभी मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 2 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल अब जांच का विषय ये है, हालांकि जो सत्तासीन चाहे लोगों की बात करें या फिर दूसरे जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी बात करें, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि मामले में अवैध रूप से खनन हो रहा था। मामले की न्यायिक जांच भी करवाए जाने की लगातार मांग उठी है। बहरहाल जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर मामले में किस तरह का पेश था, किस तरह का तालमेल था या फिर लीगल तरीके से हो रहा था। डाडम से सहयोगी अमित शर्मा और कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। दरअसल खनन के काम को बीते कुछ महीनों से बंद किया गया था और कुछ ही समय से अब इसको वापस से शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद आखिर हुआ क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। दरअसल इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही। लेकिन खानक डाडम में बड़े स्तर पर खनन चल रहा था, ये इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 2 महीने बाद खनन का काम एक बार फिर से शुरू हुआ और खनन का काम जब शुरू होता है, शुक्रवार को जब खनन का काम शुरू होता है, तो उसके बाद यह बड़ा हादसा हो जाता है। यहां इस बड़े हादसे को लेकर के सवाल यही है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को जब परमिशन दी थी, तो क्या इस साइट पर भी ये खनन का जो काम है वो वैध रूप से चल रहा था? प्रदूषण के चलते खनन पर रोक लगाई गई थी। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर जितना भी काम था खनन का, वो सभी रोक दिया गया था। क्रशर मालिक लगातार विरोध कर रहे थे। कई दिनों तक क्रशर मालिकों का धरना भी चला था और इसको लेकर के सवाल उस वक्त भी उठ रहे थे कि आखिर विरोध के बावजूद भी खनन क्यों हो रहा है। डाडम की पहाड़ियों में बड़ा हादसा हो जाता है। अब उसके बाद आनन फानन में सभी चीजें सामने आती हैं। खनन के दौरान एक पहाड़ अचानक से खिसक जाता है, दरक जाता है और पत्थरों के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत हो जाती है। आशंकाएं अभी और भी लोगों के दबे होने की भी जताई जा रही है। कई घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। एनडीआरएफ की टीमों को जानकारी दी जाती है, एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जाता है, सेना की इसमें मदद ली जाती है। और इन्हीं सभी चीजों के बाद अब जरा ये कई चीजें और भी नजर आती हैं। बचाव कार्य में फिलहाल प्रशासन की टीमें भी जुटी हुई हैं। तो डाडम के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन सवाल कई हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा के भी कई सवाल हैं। डाडम हादसे का असल मायने में जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी? खनन के दौरान की गई नियमों की अनदेखी, क्या ये एक बड़ी अनदेखी है? बड़े लेवल पर ब्लास्ट हादसे की वजह बन चुका है और कई दिनों से खनन बंद था, इसीलिए बड़े ब्लास्ट किए गए। बड़ा सवाल यह भी है कि खनन माफियाओं की गड़बड़ से यह हादसा हुआ है। क्या इसमें खनन माफियाओं की गड़बड़ी है? सवाल यह भी है। सवाल तो यह भी है कि खनन साइट पर गुंडागर्दी माफिया करते हुए नजर आते हैं। कोई अधिकारी वहां पर पहुंचता है तो उनको धमका दिया जाता है, उनको वहां अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से हालांकि इस पर सवाल उठाए गए, इसमें सांसद महोदय की तरफ से भी सवाल उठाए गए और इसमें कई और दूसरे लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए कि जो भी वहां पर अधिकारी आता है चेकिंग करने के लिए, टीम वहां पर पहुंचती है तो उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल हैं जो कि लगातार प्रशासन के सामने भी, हालांकि बहुत चीजें हैं, चुनौती बड़ी है और इस खनन को लेकर के जो बड़ा हादसा हुआ है, क्या वाकई में इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं? अनियमितताएं किस रूप में थी? जांच हालांकि की जा रही है और अगर इसमें गड़बड़ी कहीं पर है, किसी स्तर पर कमी है, खामियां अगर इसमें नजर आती हैं, तो क्या इसमें बड़ा एक्शन होगा और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, यह भी जानने की कोशिश होगी। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और डाडम हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी मिली तो जांच कराएंगे और जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। तो सबसे पहले बड़ा जरूरी है कि जांच हो पाए और जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, यहां पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ दरक जाते हैं, ऐसे कई बार हालात बन जाते हैं।
विपक्ष का काम सवाल उठाना है, यह कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। डाडम हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि गड़बड़ अगर मिलती है तो इस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, सामने आ पाएगा कि असल मायने में क्या चीजें हुई थी। और डाडम हादसे को लेकर के अब लगातार नेताओं मंत्रियों की बातें भी सामने आ रही हैं। मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। कई बार विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ दरक जाते हैं और ऐसा कई बार हो चुका है। और दरअसल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर के, डाडम मामले को लेकर के, हादसे को लेकर के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्या कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। नहीं होता वैध खनन, वो होता है जो माइनिंग अलॉट होती है, जो माइनिंग का एरिया होता है वो वैध इसलिए होती है कि वो प्रदेश का राजस्व देता है, प्रदेश की रॉयल्टी देता है और माइनिंग सरकार से अलॉट होती है। राहत कार्य जब तक आज शाम तक ये क्लियर हो लेगा कितने लोगों की जान माल की हानि हुई है, उससे क्लियर होने के बाद जो भी होगी, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं और मैं भी स्वयं देख रहा हूँ, सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं इसमें। इसकी जो भी होगी इसकी जांच कराएंगे, जो भी हो, कोई किस कारण ये पहाड़ दरका है, किस कारण पहाड़ गिरा है, उसकी जानकारी लोगों के सामने तथ्य रखेंगे और जो भी इसमें कोई रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि जांच सबसे पहले की जाएगी और जांच में जो कुछ निकल करके सामने आएगा उसके आधार पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन आगे अब बढ़ते हुए आपको जरा अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। डाडम हादसे के बाद सरकार की ओर से पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश के अंदर और भी ऐसे कई जगह हैं जहां अवैध तरीके से माइनिंग धड़ल्ले से चल रही है। डाडम में पहाड़ी को चीरा जा रहा था, तो वहीं हरियाणा में यमुना में रेत की माइनिंग भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से यह काम चलता रहता है। दिन रात यमुना को चीर करके माइनिंग की जा रही है और इसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। खनन का काला खेल जब एक तरफ चलता है तो कैसे ये दिन रात काम होता रहता है। क्या अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं? क्या इसके बारे में किसी को कोई नहीं? दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पानी का प्रवाह रोक करके खनन का काम किया जा रहा है और इसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं पहुंचती है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिन तो दिन और रात में तो ये जो खनन का काला खेल है ये और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगता है और रात के सन्नाटे में ये जो खनन माफिया हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और इसी तरीके से रातों रात ये खनन का काला खेल यूं ही चलता है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए प्रदेश की असल स्थिति आप देख सकते हैं। खनन का जो काला खेल है किस रूप में हुआ और इसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। डाडम के अंदर ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद खनन का जो खेल है वो बाकी हिस्सों में किस तरीके से अपने पैर पसार चुका है, फैला चुका है और लगातार आज भी ऐसा खेल चल रहा है, ये इन तस्वीरों के जरिए देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा में यमुना पर माइनिंग को लेकर के 2016 में दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद इस माइनिंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन हरियाणा की इस यमुना की माइनिंग पर कई बड़े आरोप लगते हैं और ऐसे में किस तरीके से होती है ये माइनिंग, क्या नियमों की यहाँ पालना होती है या फिर आए दिन होती है अनदेखी, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं हरियाणा के यमुनानगर में। यमुना नदी में रेत का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, खनन माफिया तमाम नियमों को ताक पर रखकर यमुना नदी को चीरकर धड़ल्ले से रेत का काला कारोबार कर रहे हैं। हालांकि माइनिंग को लेकर सरकार ने अलग अलग जगहों पर टेंडर नियम अनुसार दिए हैं, लेकिन खनन माफिया उन तमाम नियमों को ताक पर रखकर यमुना रेत के काले कारोबार में लगे हैं, जिससे जहां सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा, तो वहीं यमुना के आसपास के इलाकों में लगातार खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नियमों की बात करें तो यमुना के इन इलाकों में केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी दिन में ही खनन की अनुमति है। लेकिन यहां जितनी तेजी से दिन में खनन होता है, रात होने के बाद ये खनन माफिया उतनी ही तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं, क्योंकि रात होने के बाद ही यहां होती है यमुना की रेत की असली कालाबाजारी।
और यमुनानगर में अवैध खनन के इस काले कारोबार की हकीकत जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम पहुंची यमुनानगर, जहां टीम ने यमुनानगर में अलग अलग खनन केंद्रों पर जाकर वहां का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों से भी इस दौरान बात की। हरियाणा में 2016 में सरकार ने यमुना में खनन को अनुमति दी थी, जिसमें अकेले यमुनानगर में 22 कॉन्ट्रैक्टर्स को यमुना नदी में खनन के लिए मंजूरी मिली थी, जिसके बाद सरकार के राजस्व में इन 22 ठेकेदारों से करीब 145 करोड़ 18 लाख रुपए रॉयल्टी के तौर पर हर साल मिलता था, जिसमें 3 वर्ष बाद नियमों के अनुसार और 25% की बढ़ोतरी हुई, जो अब करीब 180 करोड़ रुपए सालाना है। इस भुगतान के बदले कंपनियां यमुना में खनन करके रेत को बाजार में बेचती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नियमों के मुताबिक काम करने से खनन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम नहीं चलता, इसलिए ये लोग नियमों को ताक पर रख देते हैं। यमुनानगर के अंदर 22 पॉइंट्स जो है वो चल रहे हैं, परंतु उनके जो नॉर्म हैं, जो नियम्स हैं, वो तोड़कर खनन होता है। सरकार को जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जो मौका पर आने वाले अधिकारी हैं, वो सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए झूठी रिपोर्टें पेश करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना नदी के अंदर किस तरह से बांध बना करके प्राकृतिक धरा को प्रभावित करके अवैध रूप से खनन की जाती है, और यहाँ रात भर पूरी रात खनन होती है और जो नियम है वो टूट रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि नदी में खनन के लिए नियम क्या हैं। खनन के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय ही वैलिड है, लेकिन ये कंपनियां तमाम नियमों को ताक पर रखकर सूर्यास्त के बाद धड़ल्ले से अवैध खनन करती हैं। टेंडर के वक्त हर कंपनी को यमुना का एक सीमित एरिया अधिकृत किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर यमुना के किनारों से 3 मीटर गहराई तक की खुदाई कर सकते हैं, लेकिन ठेकेदार तमाम नियमों को दरकिनार करते नजर आते हैं। मेरे को खनन अधिकारी या खनन विभाग का कोई भी वीडियोग्राफी में अधिकारी आए और ये बता दे कि हमने इनको यहाँ से चिन्ह दिया था, भी आपने यहाँ से 9 फुट 10 फुट या 3 मीटर गहरा खोदना है। आज तक आरटीआई में ये जवाब मेरे पास है, आज तक किसी भी खनन एजेंसी को पॉइंट चिन्हित करके नहीं दिया गया। अब जब चिन्हित ही नहीं किया गया, कहां से कितनी खनन की जा रही है ये कौन बताएगा, और किस मापदंड से कोई अधिकारी या कोई टीम या हरियाणा सरकार का कोई नुमाइंदा आकर उसको चेक करे, तो किस पॉइंट से चेक करेंगे। शाम होते ही खनन की स्पीड और तेज हो जाती है। शाम में जो अवैध खनन होता है उसका बड़ा कारण है सरकार को दिए जाने वाले राजस्व में चोरी, क्योंकि जितनी भी रेत यहां से निकाली जाती है, सालाना टेंडर के अलावा उसका 5% जीएसटी के तौर पर सरकार के खाते में जाता है। इसके अलावा 10% आरआर देना होता है, लेकिन चूंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहां सरकार के द्वारा ई रवाना ऐप के जरिए तमाम वाहनों पर नजर रखी जाती है। हर ओवरलोडेड ट्रक का चालान हो जाता है, लेकिन ये कार्यवाही केवल सुबह से शाम तक रहती है। ऐसे में शाम गहराने के बाद तमाम ठेकेदार इन ट्रकों में ओवरलोडिंग कर धड़ल्ले से रेत निकालते हैं। ना कोई टैक्स का दायरा होता है और ना कोई ओवरलोडिंग की रोक टोक। तहसीलदार जी को पूछे कि क्या किसी भी खनन एजेंसी ने, सिंगल एक खनन एजेंसी ने भी कोई पट्टा वसी का रेवेन्यू देकर रजिस्टर्ड कराया है? नथिंग, कोई पट्टा वसी का रजिस्टर्ड नहीं है। टोटल हरियाणा सरकार को रेवेन्यू का लॉस कराया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, बिना तहसील में पट्टा वसी का रजिस्टर्ड कराए, बिना एरिया चिन्हित करे, ये खनन कहां हो रहा है? कौन बता रहा है इनको? हम इस एरिया के रहने वाले हैं, हम जब पानी आता हम भूल जाते हैं हमारे खेत कहाँ है। इनको किसने बताया कि तुमने यहाँ खोदना है, उसने यहाँ खोदना है, उसने वहां खोदना है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब रजिस्टर्ड ही नहीं है, वसीका रजिस्टर्ड नहीं है, तो आखिर माइनिंग किस जमीन पर हो रही है? यहाँ पर बाकायदा कागजों में तो चला दिया जाता है कि इतने एकड़ उसके पास है, बाकायदा जगह दे दी जाती है। सबसे बड़ा एक बात यह है कि जब हमने अधिकारियों से बात करी तो परमिशन सूर्योदय से सूर्यास्त तक, लेकिन जो तस्वीरें देखते हैं तो सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा धड़ल्ले से काम चलता है। प्रशासन का कहना है कि उनके पास सबसे बड़ा हथियार है ई रवाना, जिसके बगैर गाड़ियां नहीं निकलती, उसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये ई रवाना भी एक समयबद्ध तरीके तक चलता है, यानी कि सूर्यास्त तक चलता है, जबकि वास्तविकता में माइनिंग जो है वो रात को निकलती है। हमने यहाँ पर तस्वीरों में देखी है। देखिएगा सर, ये जो ई रवाना की बात कर रहे हैं, ये बड़ा मैनिपुलेटेड वर्क है। इन्होंने यहाँ पर कुछ फर्जी कंपनियों के नाम से स्टॉक लेने का एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है खनन माफिया ने। वो क्या करते हैं, दिन भर में उनके गैर कानूनी तरीके से, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कंपनियां कहीं भूमि पर है ही नहीं, उनके नाम से ही परवाना काटते हैं। जब वो पकड़ी जाती हैं, उनको नोटिस आता है,
मान लो कोई व्हीकल पकड़ा गया, आपने ई परवाना पकड़ा, मेरे को जिला का अधिकारी ये बता दे कि हमने बिना ई परवाना वाले वाहन के साथ साथ किसी एक खनन एजेंसी पे कार्रवाई की, क्योंकि वो खनन एजेंसी है ही नहीं। वास्तविकता में आपने एक ओवरलोड बिना ई परवाना के ओवरलोड वाहन पकड़ लिया, आपने पूछा ई परवाना के बिना कहां जा रहे हो, उसने कहा जी मेरे पास ई परवाना है नहीं कंपनी। आपने उस ओवरलोड और ई परवाना बिना व्हीकल पे तो कार्रवाई कर दी, आपने किसी एक सिंगल खनन एजेंसी पे कार्रवाई की हो तो बता दो। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर से ऐसे क्यों कार्रवाई जब होती है तो केवल नामचीन और वो भी कुछ पर ही दिखा दी जाती है, केवल कागजों में रहती है, और जब इस मामले पे अधिकारियों से बात की जाती है तो हर कोई एक भी बात कहता है कि कैमरे पर कुछ कह नहीं सकते, यह बात कहकर पल्ला झाड़ते। और यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अगर कहा जाता है कि एक शहर रहती है। अधिकारियों ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर तो है, लेकिन एक बड़ा काला कारोबार रेत का 22 पॉइंट बता करके बड़ी संख्या में यहाँ से बाकायदा इस यमुना को चीर करके यहाँ से रेत की चोरी होती है। बाकायदा रात भर यहाँ पर ये डंपर चलते हैं, लेकिन प्रशासन क्यों आखिर आंखें मूंदे हुए है। जी हां, ना टैक्स का दायरा है और ना ही ओवरलोडिंग की कोई रोक टोक। आखिर खनन के अधिकारी कहां हैं? नियमों का पालन करने वाले जो तोड़ रहे हैं, लेकिन पालन करवाने वालों को तो फिक्र होनी चाहिए थी। जो लोग दावे करते हैं कि जांच के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी या की जा रही है, वो लोग कहां हैं? इसी सच को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम पहुंची यमुनानगर। खनन का सेंटर मुख्य रूप से शहर से 20 किलोमीटर दूर गुमथला है। हालांकि खनन वाली जगहों पर पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना आप या कोई भी आम आदमी सोचता है। खनन का खेल जानने के लिए जान जोखिम भी होता है, लेकिन इंडिया न्यूज की टीम ने खनन के काले खेल की पड़ताल के लिए ये जोखिम भी उठाया। खतरा सिर्फ हमारी टीम के लिए ही नहीं था, उन स्थानीय लोगों के लिए भी था जिन्होंने हमारी टीम को रास्ता दिखाया था। लेकिन हमारे देश में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति मां का सीना छलनी होते हुए कैसे देख सकता है। इसलिए इन स्थानीय निवासियों ने इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम की मदद की। खनन का सच दिखाने के लिए कुछ ग्रामीण हमारी टीम के साथ चल पड़े। उन्होंने खेतों से गुजरते हुए, सक्रिय रास्तों से होते हुए इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम को वो तस्वीर दिखाई जहां अब तक प्रशासन या तो पहुंचा नहीं है या देखकर भी आंखें मूंदे हुए है। अधिकारियों से बात की जाती है तो हर कोई एक भी बात कहता है कि कैमरे पर कुछ कह नहीं सकते, यह बात कहकर पल्ला झाड़ते। और यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अगर कहा जाता है कि एक शहर रहती है। अधिकारियों ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर तो है। गोंथला, छछरौली, जटलाना के आसपास के गांवों की अगर बात की जाए तो यहाँ B13, B14, B15, B16, B17 समेत कई खनन क्षेत्र हैं। नियम कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद खनन नहीं हो सकता, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरा है, आप हैं और ये तस्वीरें हैं। इंडिया न्यूज की टीम को पहले तो स्थानीय लोगों ने रात के वक्त खनन वाली जगहों पर जाने से रोकने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ जान का खतरा है। लेकिन हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने यमुना नदी में अवैध खनन का काला खेल दिखाने के लिए ये जोखिम भी उठाया। जब हमारी टीम रात के समय यहाँ पहुंची तो यहाँ की हालात देखकर दंग रह गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो ट्रक देख रहे हैं उसमें रेत भरी है। ट्रकों से गिरता हुआ पानी इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। आप भी जानते हैं कि नदी से रेत निकाले जाने के बाद कुछ देर तक उसमें से पानी रिसता रहता है। दिन का तो रिकॉर्ड ये दिखाते हैं ये रवाना, फिर रात के आपके अनुसार, क्योंकि आप तो स्थानीय निवासी हैं, गांव के ग्रामीण हैं, कितनी गाड़ियां अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से निकलती हैं? देखिएगा, अगर एक खनन एजेंसी दिन में 100 व्हीकल्स निकाल रही है तो रात को उसके आप 200 मान के चले, क्योंकि रात को ये क्या करते हैं, रात को तो ये वो कहते हैं ना कि चोरी का काम है। भाई आपने ठेका मार लिया 12,000 में, गड्डी भर लो जितनी मर्जी,
अब जो व्हीकल वाले हैं वो भी अपने निजी लालच के लिए, और खनन एजेंसी रॉयल्टी से बचती है, जीएसटी से बचती है, सेल टैक्स से बचती है, और वो गाड़ियों को भर के भेज रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो सारी ब्लैक मनी है, वो काला पैसा है, क्योंकि वो पैसे का सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। और जो अधिकारी मौका पर आते हैं, वो अधिकारी तो यहाँ जब भी जांच के लिए आते हैं अंदर बैठ के चाय पकौड़ा खा के जाते हैं। मैं उनके प्रूफ प्रमाण दे सकता हूँ, मैंने पुख्ता प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिखाए थे भी ऐसे करके ये लोग अवैध खनन करते और ये मिली भगत है। उस दौरान कुछ समय सख्ताई हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कार्रवाई हुई, डीसी साहब ने आदेश किए, परंतु उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज भी वो खनन एजेंसियां संचालित है, आज भी वो रात को जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, आज भी वो रॉयल्टी की चोरी कर रहे हैं, आज भी वो सराष्ट्र संपत्ति सड़कों का नुकसान कर रहे हैं। किसी एक खनन एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया हो तो बताओ। ये आप गूगल पे लिख के देखिएगा अवैध माइनिंग, गूगल के अंदर भी यमुनानगर माइनिंग ऑफ द हब आएगा लिखा हुआ, अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग का हब है। सोचने वाली बात यही है कि जब सूर्यास्त के बाद खनन की इजाजत नहीं है तो ट्रक से पानी कैसे रिस रहा है। जब सूर्यास्त के बाद खनन की इजाजत नहीं है तो कैसे ये ट्रक सड़कों पर दौड़ रही हैं। काली रात में हो रहे इस काले कारनामे की परतें अभी बाकी हैं। तो सर गूगल पे है, टीवी चैनल पे चल रहा है, समाचार पत्रों में छप रहा है, सरकार को रिपोर्टें जा रही हैं, ये निम्न स्तर के अधिकारी किस बेस पे कह रहे हैं कि खनन नियमानुसार हो रहा है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इन अधिकारियों की आंखें क्यों बंद हैं, और जब यहाँ पर बात आती है तो केवल कार्रवाई के नाम पर कभी कभार कोई पर्चा ही क्यों आता है, क्यों किसी को आज तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, जो कि रात के समय, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि रात के समय इस माइनिंग की संख्या ज्यादा हो जाती है। ये सड़कें दिन में भले ही ट्रकों की संख्या कम रहेगी रेत से भरे, लेकिन जब रात होती है तो कतारें नजर आती हैं कि आखिर क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही कि सरकार, प्रशासन जिस ही रवाना की बात कर रहा है वो केवल सूर्य अस्त तक है, और सूर्य अस्त के बाद टैक्स की एक बड़ी चोरी, सरकार के खाते में एक बड़ा नुकसान, ये कहीं ना कहीं इस रेत के काले कारोबार से ये तमाम माफिया कर रहे हैं। सूरज छिपने को था, दिन ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और बढ़ रही थी चुनौतियां। लेकिन यमुना नदी में अवैध खनन के काले खेल का पर्दाफाश करने के लिए दीपक शर्मा डटे रहे, क्योंकि जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं उन्हें देखकर आप भी मान लेंगे कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। यमुना नदी में अवैध खनन के बारे में जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम और आगे बढ़ी। यमुना के तट पर उस जगह जहां खनन वाली साइट्स हैं, वहां पहुंचना आसान तो नहीं था, मगर तमाम चुनौतियों के बीच ली गई ये तस्वीरें बताती हैं कि रात के अंधेरे में किस तरीके से यमुना नदी के बीच लाइट जलाकर पोकलेन मशीनों के जरिए खनन किया जा रहा था। अब तक आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि रात में खनन अवैध है, लेकिन दिन में खनन के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है। मसलन बहती नदी के बीच जाकर खनन नहीं किया जा सकता, उसके लिए नदी के किनारे तक ही इजाजत है। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि इस नियम का भी पालन नहीं किया जाता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी के प्रवाह को रोककर बीच नदी में पोकलेन मशीनों के जरिए रेत निकाली जा रही है। नियम कहते हैं कि खनन के लिए बड़े बड़े आरसीसी पाइपों के जरिए रास्ता बनाना जरूरी है ताकि नदी का प्रवाह न रुके, लेकिन यहाँ बिना कोई पाइप लगाए बड़े बड़े कट्टे लगाकर पानी के प्रवाह को रोक दिया जाता है या उसका रास्ता बदल दिया जाता है। लेकिन अब तो जगह जगह कहते हैं रास्ते बनाने की भी अनुमति मिल गई है इनको जाने के लिए। देखिएगा सर, आप वीडियोग्राफी के अंदर जमुना के अंदर कैमरे में मौजूद फिजिकली खड़े हैं, आप मेरे साथ चलिएगा। एक भी खनन एजेंसी ने जिस पाइपलाइन की बात की जाती है, जिस सीमेंट के पाइप दबा करके रास्ते बनाने की बात की जाती है, वो रास्ते सीमेंट के पाइप दबाकर नहीं, सीधा रेत डालकर, मिट्टी डालकर बनाए गए हैं। और दूसरी बात, मैंने अभी हाल ही में इरिगेशन से एक आरटीआई में जवाब पूछा था, एक खनन एजेंसी को कितने रास्ते बनाने हैं, उनके पास जवाब आया कि सीमेंट के पाइप दबा करके केवल एक रास्ता एक खनन एजेंसी बनाएगी। आप मौका पर चलिएगा, 10-10 रास्ते बनाए हुए हैं और 1-1 किलोमीटर के बांध बना करके जलीय जीवों को प्रभावित कर रहे हैं और बहती धारा में से
पानी के अंदर से एक लोग खुदाई कर रहे हैं, जो कि जलीय जीव मान लो दिन रात अंदर जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, तो ये लोग सीधा पानी के अंदर से खनन कर रहे हैं। और विभाग चिट्ठी में ये कहता है, एक अधिकारी आए थे अभी 3-4 दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि पानी बहते में से खनन नहीं हो सकता। आप पूछिएगा इनसे कि किस खनन एजेंसी ने बहते पानी में से परमिशन लिया है। एक सिंगल एजेंसी ने जिला यमुनानगर के अंदर बहते पानी में से परमिशन नहीं ली। खनन के नियम कहते हैं कि केवल 3 मीटर तक गहराई तक ही खुदाई की जा सकती है, लेकिन स्थानीय निवासियों की माने तो यहाँ 8 से 10 मीटर तक खनन किया जाता है। यहाँ पर जो पोकलाइन है, ना तो अधिकारी ये बताते हैं आरटीआई में कि कितनी पोकलाइन की परमिशन है, ना ये बताते हैं ये खनन सम्मी मैकेनिकल है या फुली मैकेनिकल है। रही बात पोकलाइनों की, तो 3 मीटर तक अगर खनन करना है, यानी कि 9 फुट 7 सेंटीमीटर समथिंग, मैं पूछना चाहता हूँ ये 10 फुट की खनन तो जेसीबी से भी हो सकती है, पोकलाइनें क्यों अंदर बाड़ी गई हैं? अगर पोकलाइन की बोकट की बात करें तो लगभग 12 से 19 फुट तक, किसी का 12 फुट का, किसी का 19 फुट तक का भी बोकट। आप गूगल पे जाकर पोकलाइन का बोकट की हाइट लेंथ जो है वो देख ले, तो 19 फुट तक तो वो एक ही बार में गहराई खोद रहा है, तो ये 3 बार उस परत को खोद रहे हैं। इस बारे में कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन ना तो शिकायत लेने वाले को फर्क पड़ता है और ना ही जिसकी शिकायत की जाती है उसे कोई फर्क पड़ता है। खानापूर्ति जारी है और अवैध खनन भी। अवैध रूप से हो रही इस माइनिंग के बारे में इंडिया न्यूज की टीम जिला खनन अधिकारी के पास भी पहुंची, लेकिन खनन अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने बताया कि जून 2021 से नवंबर 2021 के बीच विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 200 वाहनों को जब्त किया है। करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या अवैध खनन पर कभी लगाम लग पाएगी? दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, यमुनानगर। तो अंधेरे के बीच में जिस तरीके से तेजी के साथ अवैध खनन का काला कारोबार चलता है, उससे जुड़ी जरा 2 तस्वीरें भी और आपको दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि डाडम में एक तरफ पहाड़ खिसक जाता है, एक बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, जरा दूसरी तस्वीरों के जरिए आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। खतरे में नदी का अस्तित्व आ चुका है। खनन माफिया किस तरीके से खनन करते हैं और इससे नुकसान न सिर्फ पर्यावरण को हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी आने वाले समय में इसका बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये 2 तस्वीरें हैं जो कि आज एक बड़ी घटना होती है, एक बड़ा हादसा होता है, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यमुनानगर की। और इन्हीं जरा तस्वीरों को देखते हुए आगे बढ़ाते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख करें। रवि, सबसे पहले जरा आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि डाडम के अंदर अभी अपडेट क्या मिल रहा है? जितना बड़ा ये हादसा हुआ है उसको लेकर के माना जा रहा था कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं, पहाड़ के टुकड़े हैं, उनको ब्लास्ट किया जाएगा और ब्लास्ट करने के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी।